पूरी दुनिया में एक ऐसा जानलेवा वायरस फैल चुका था जिसने इंसानों को खून के प्यासे दरिंदों में बदल दिया था। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, बर्फ की चादर और मौत का सन्नाटा था। वाले इन खूंखार इन्फेक्टेड जीवों से जूझ रहे थे। माहौल इतना दहशत भरा था कि जब बस अचानक एक गेट के पास रुकी तो बाहर से मदद मांगने वाली गोलियों की आवाजें आने लगीं। पैट्रिक ने हिम्मत जुटाई, उस पर एक साथ धावा बोल दिया। पैट्रिक खिड़की से चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर दरिंदे घुस चुके थे। जैक ने किसी तरह नन्ही लू को अपनी बाहों में सुरक्षित छुपाया, मगर एम्मा इन खूंखार पिशाचों के चंगुल में फंस गई। खून से लथपथ एम्मा की जान बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और उस खौफनाक रात ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। इस दर्दनाक हादसे के पूरे 9 साल बाद कहानी पहुंचती है हारमनी नाम के एक वीरान और बर्फ से ढके सुनसान कस्बे में। यहाँ इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था और केवल 2 घर आबाद दिखते थे जो एक दूसरे के ठीक सामने थे। एक घर में पैट्रिक बिल्कुल अकेला अपनी पुरानी यादों, शराब और एक वफादार कुत्ते के सहारे जी रहा था। पैट्रिक रोज अपने पुराने रेडियो स्टेशन 109.9 पर दुनिया के किसी भी कोने से जिंदा इंसान की आवाज सुनने के लिए संदेश भेजता था। वह खुद ही सवाल पूछता, खुद ही जवाब देता और अपनी तन्हाई का मजाक उड़ाता, क्योंकि 9 सालों से रेडियो के उस पार से कभी कोई जवाब नहीं आया था। वहीं ठीक सामने वाले घर में जैक अपनी 9 साल की बेटी लू के साथ एक सख्त और बंद जिंदगी गुजार रहा था। जैक ने अपने घर को भारी भरकम तालों, लोहे के सरियों और सख्त नियमों से एक किले में तब्दील कर रखा था। उसने लू को यही यकीन दिलाया था कि 9 साल पहले बर्फबारी और भीषण ठंड ने उन सभी खूंखार दरिंदों को मार डाला था, लेकिन फिर भी वह लू को घर से एक कदम बाहर नहीं निकालने देता था। लू के लिए बाहर की दुनिया एक बड़ा रहस्य थी। जैक के सख्त पहरे के बावजूद लू चुपके से घर की बाउंड्री पर बने एक छेद से पैट्रिक के कुत्ते को बिस्कुट खिलाया करती थी। पैट्रिक और जैक दोनों पड़ोसी थे, लेकिन दोनों के बीच 9 सालों से गहरी नफरत और चुप्पी की दीवार खड़ी थी। जैक पैट्रिक की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक सुबह जब लू कुत्ते को खाना दे रही थी तभी पैट्रिक वहां आ पहुंचा। जैक ने जब पैट्रिक को अपनी बेटी के करीब देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पैट्रिक को बंदूक की नोक पर दूर रहने की चेतावनी दी। पैट्रिक अपने कुत्ते को लेकर वापस लौटा। एक सुबह पैट्रिक अपने कुत्ते को लेकर घर से दूर गया। वहां उसे अपने बीते हुए कल की याद आ गई। वहां से वह कुछ सामान लेता है और अपने कुत्ते को लेकर वापस आने लगता है। घर के करीब पैट्रिक्स पर एक हैवान हमला कर देता है और पैट्रिक्स जख्मी हो जाता है। तभी उसका वफादार कुत्ता उस हैवान पर हमला कर देता है। इसमें कुत्ते की जान चली जाती है। अपने इकलौते साथी को खोने के बाद पैट्रिक गहरे सदमे और बदले की आग में झुलसने लगा। दूसरी तरफ जैक अपनी बेटी लू को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि किसी अनहोनी में वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। लू कांच की बोतल पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी और बाप बेटी के बीच थोड़ा हल्का माहौल बना ही था कि तभी बाउंड्री के पास एक हलचल हुई। बर्फ की झाड़ियों से एक सफेद, बिना बालों वाला और नुकीले पंजों वाला भयानक जीव निकलकर सीधे उन पर झपट पड़ा। जैक के होश उड़ गए। उसने तुरंत लू को चिल्लाकर घर के अंदर भागने और गेट बंद करने का हुक्म दिया। जैक उस दरिंदे पर गोली चलाने ही वाला था कि उस राक्षस ने जैक पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की भयानक जंग शुरू हो गई। उस जीव ने जैक के हाथ पर जोर से काट लिया। जैक दर्द से तड़प उठा, लेकिन अपनी बेटी की खातिर उसने पूरी ताकत लगाकर उस दरिंदे को गोली मार दी। जैक बुरी तरह घायल हो चुका था और खून बह रहा था। लू दरवाजे पर खड़ी थर-थर कांप रही थी। वह अपने पिता से लिपटकर रोने लगी, क्योंकि जैक ने हमेशा कहा था कि सारे राक्षस मर चुके हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही निकली। उधर अपने घर में पैट्रिक शराब के नशे में डूबा हुआ रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो पर स्टैटिक आवाज के बीच एक अनजान आवाज गूंजी। पैट्रिक चौंक पड़ा। उसने हड़बड़ाहट में माइक उठाया और बताया कि वह हारमनी में है और यह जीव वापस आ चुके हैं। पैट्रिक ने अपनी तन्हाई और गुस्से में रेडियो पर ही जैक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। रेडियो से आती भयानक आवाजें पैट्रिक के दिमाग में गूंज रही थीं। वह अपनी बंदूक उठाकर जैक को मारने की नीयत से बाहर निकलने की कसम खाने लगा। अगली सुबह लू अपने पिता से नाराज थी, क्योंकि जैक ने उसे झूठ बोला था। लू जिद करने लगी कि वह अपनी माँ की कब्र के लिए नए फूल लेने बाहर जाएगी। जैक ने सख्ती से मना किया, लेकिन जब जैक का ध्यान भटका तो लू चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर बर्फ में भाग निकली। जैक को जब एहसास हुआ कि लू गायब हुआ भागा, लेकिन लू वहां नहीं थी। बर्फ पर लू के छोटे कदमों के निशान सीधे पैट्रिक के साथ तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वहां टेबल पर एक जिंदा दरिंदा बंधा हुआ था और पैट्रिक हाथ में हथियार लिए जैक को घूर रहा था।
जैक ने गुस्से और दहशत में चिल्लाते हुए पूछा कि लू कहाँ है। पैट्रिक ने शांत होकर उस राक्षस की तरफ इशारा किया और जाने पर कोई इंसान राक्षस नहीं बनेगा, लेकिन इनकी ताकत और शिकार करने की भूख पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जैक जब लू के लिए गिड़गिड़ाने लगा तभी कमरे के पिछले दरवाजे से लू बाहर आई। वह पूरी तरह सुरक्षित थी। पैट्रिक ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि ठंड से कांपती बच्ची को गर्म कपड़े और सहारा दिया था। जैक अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ा और पैट्रिक को घूरते हुए लू को लेकर तुरंत अपने घर लौट आया। लू को पैट्रिक का यह दयालु रूप बहुत पसंद आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पिता इस अकेले आदमी से इतनी नफरत क्यों करता है। इसलिए लू ने अपने पिता को मनाकर करने के लिए राजी कर लिया। जब पैट्रिक सालों बाद जैक के घर की चौखट पर पहुंचा तो उसके हाथ में लू के लिए एक खास तोहफा था, एक सुंदर सी गुड़िया जो उसने शहर की पुरानी दुकानों से ढूंढ कर रखी थी। डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा सहज हुआ। लू खुशी से पैट्रिक को गणित के सवाल पूछने लगी, देशों के नाम बताने लगी और अपनी मासूमियत से 9 साल पुरानी कड़वाहट को भुलाने की कोशिश करने लगी। पैट्रिक और जैक ने भी पुरानी नफरत को दबाकर एक दूसरे से बात की। लू ने बातों बातों में कहा कि अब जब दोनों दोस्त बन चुके हैं तो वे मिलकर बाहर शिकार करने जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही लू सो गई, घर के अंदर का शांत माहौल अचानक भारी तनाव में बदल गया। पैट्रिक ने जैक को एक गंभीर चेतावनी दी। पैट्रिक ने कहा कि ये दरिंदे वापस आ चुके हैं और अकेले नहीं हैं, वे झुंड में हमला करेंगे। पैट्रिक ने सलाह दी कि उनके पास एक पुराना ट्रक है जिसे ठीक करके वे इस वीरान जगह को छोड़कर कहीं सुरक्षित निकल जाएं। लेकिन जैक भड़क गया। उसने साफ मना कर दिया कि वह लू को लेकर कहीं नहीं जाएगा और यहीं छुपकर अपनी रक्षा करेगा। बातों ही बातों में 9 साल पहले का एम्मा वाला दर्दनाक राज बाहर आ गया। जैक ने गुस्से में पैट्रिक को घर से बाहर धकेल दिया और चिल्लाया कि एम्मा की मौत का असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक है। पैट्रिक बेबस होकर वहां से निकल गया। लेकिन अगली ही सुबह वीरान बर्फीली सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। घर के बाहर की बर्फीली हवाओं में गूंजती वह भयानक चीख कोई आम आवाज नहीं थी। वह पैट्रिक के बंधे हुए दरिंदे का अपने झुंड को दिया गया खूनी बुलावा था। गर्भवती महिला ने कांपते हुए जैक और पैट्रिक को बताया कि ये जीव इसी तरह एक दूसरे से संपर्क करते हैं। पैट्रिक को अपनी भयानक गलती का तुरंत एहसास हुआ। उसने जिस दरिंदे को सिर्फ रिसर्च और बदले के लिए अपने घर में बांध रखा था, वही राक्षस अब पूरे झुंड को सीधे हार्मनी की तरफ खींच लाया था। मौत अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जैक ने बिना वक्त गंवाए लू को गोद में उठाया। वह जानता था कि ऊपर के कमरे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उसने लू को बेसमेंट के एक छोटे और अंधेरे तहखाने में बंद करने का फैसला किया। लू अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और तहखाने में अकेले जाने से मना करने लगी। जैक ने अपनी बेटी के आंसुओं को पो नहीं निकलेगी। जैक ने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि लू पूरी तरह सुरक्षित रहे। उधर घर के ऊपरी हिस्से में पैट्रिक और जैक ने अपनी बंदूकें लोड कर लीं और खिड़कियों के पीछे पोजीशन ले ली। बाहर घने अंधेरे और बर्फ के तूफान में सफेद आकृतियों की हलचल तेज हो गई। वे 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में थे। अचानक घर की छत और लकड़ी की दीवारों पर पंजों के खुरचने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आने लगीं। ये खूंखार दरिंदे दीवारों के अंदर से रेंगते हुए सीधे घर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पैट्रिक ने चिल्लाकर जैक को सावधान किया, लेकिन तभी छत की कमजोर लकड़ी को फाड़कर एक विशाल दरिंदा सीधे नीचे कूदा। जैक ने बिना सोचे समझे तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली की जोरदार गूंज के साथ वह जीव ढेर हुआ, लेकिन गोली की तेज आवाज ने बाहर मौजूद पूरे झुंड को भड़का दिया। चूंकि ये जीव पूरी तरह अंधे थे और केवल आवाज की दिशा में हमला करते थे, घर के अंदर की हर एक आवाज उनके लिए सीधा निशाना बन गई। इधर बेसमेंट के अंधेरे में बंद लू जब अकेले बैठी अपनी गुड़िया को सीने से लगाए थर थर कांप रही थी, तभी तहखाने के छोटे से रोशनदान की जाली टूटकर नीचे गिरी। लू की सांसें गले में अटक गईं। एक सफेद राक्षस तहखाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। लू की चीख निकलते निकलते बची। वह अपनी जान बचाने के लिए रेंगते हुए तहखाने से बाहर भागी और सीधे ऊपर की तरफ आ गई। ठीक उसी वक्त लिविंग रूम में रखा पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें से एक नई आवाज गूंजी। क्या कोई हमें सुन रहा है? हम स्प्रिंग फॉल्स से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यह कोई पुराना रिकॉर्डेड मैसेज नहीं है। रेडियो से आती उस लाइव आवाज ने उस मौत के सन्नाटे में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। संदेश में साफ बताया गया कि स्प्रिंग फॉल्स नाम की जगह पर बचे हुए इंसानों की एक सुरक्षित कॉलोनी मौजूद है जो
यहाँ से लगभग 50 मील दूर है। लेकिन उस रेडियो की आवाज घर के भीतर को नजारा देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हॉल के टूटे हुए रोशनदान और खिड़कियों से कई खूंखार दरिंदे एक साथ अंदर घुस रहे थे। जैक ने लू को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और अपनी आंखें बंद करके कहा कि वह अपनी माँ का चेहरा। पैट्रिक ने अपनी बंदूक उठाई और सटीक निशाने लगाते हुए राक्षसों के सिर उड़ाने शुरू कर दिए। पैट्रिक समझ गया कि अगर वे यहीं बंद रहे तो इन जीवों की भारी तादाद उन सबको जिंदा खा जाएगी। 50 मील दूर स्प्रिंग फॉल्स पहुंचना ही लू और उस गर्भवती महिला को बचाने का इकलौता रास्ता था। इसके लिए किसी एक को अपनी जान की बाजी लगानी थी ताकि बाकी लोग बाहर खड़े ट्रक तक सुरक्षित पहुंच सकें। पैट्रिक ने जैक के कंधे पर हाथ रखा और एक बड़ा फैसला लिया। पैट्रिक ने कहा कि वह शोर मचाकर इन सारे राक्षसों को घर से दूर अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही रास्ता साफ हो, जैक लू और उस महिला को लेकर ट्रक की तरफ भागेगा और तब तक इंजन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक पैट्रिक सिग्नल न दे। 9 साल पुरानी नफरत, गिल्ट और दर्द को भुलाकर पैट्रिक ने लू के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा कि जब यह सब खत्म हो जाए तो वह हमेशा रात को सोने से पहले दांत ब्रश करना न भूले। इसके बाद पैट्रिक ने पूरी ताकत से चिल्लाना और घर की दीवारों पर लोहे की रॉड पीटना शुरू कर दिया। उस भयंकर शोर को सुनते ही घर के अंदर और बाहर मौजूद सारे अंधे दरिंदे पागलों की तरह पैट्रिक की दिशा में मुड़ गए। पैट्रिक दरवाजा खोलकर बर्फीले मैदान की तरफ भागा और पीछे पीछे मौत का पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा। पैट्रिक ने कई राक्षसों को अपने सटीक निशानों से ढेर किया, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि गोलियां खत्म होने की कगार पर आ पहुंची। इधर घर के अंदर मौका मिलते ही जैक ने लू और उस घायल गर्भवती महिला को सहारा दिया और दबे पांव पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। बर्फीली हवाएं उनके चेहरों को काट रही थीं, मगर वे बिना कोई आवाज किए बर्फ पर रेंगते हुए पुराने ट्रक की तरफ बढ़े। जैक ने दोनों को चुपचाप ट्रक के अंदर बैठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि ट्रक का इंजन स्टार्ट करने का मतलब था एक बहुत बड़ा धमाका जैसी आवाज जो बचे हुए दरिंदों को तुरंत उनकी तरफ खींच सकती थी। पैट्रिक ने दूर से देखा कि जैक, लू और वह महिला सुरक्षित ट्रक के करीब पहुंच चुके हैं। अब पैट्रिक का मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपने जीवन के सबसे बड़े अपराध बोध और एम्मा को न बचा पाने के 9 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। पैट्रिक ने अपनी आखिरी बंदूक की मैगजीन खाली की और एक ऊंचे टीले पर जाकर पूरी ताकत से चीखते हुए सारे दरिंदों को अपने चारों तरफ घेरने पर मजबूर कर दिया। दरिंदों के झुंड ने पैट्रिक पर एक साथ हमला बोल दिया। पैट्रिक ने मुस्कुराते हुए अपने पास मौजूद भारी आग लगाने वाले फ्यूल का इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त धमाके के साथ खुद को और उस झुंड के बड़े हिस्से को आग की लपटों में झोंक दिया। उस आग और धुएं के बीच से जैक को पैट्रिक का आखिरी इशारा मिल चुका था। उस वीरान शहर हार्मनी की बर्फीली सीमाओं को लांघकर आगे निकल पड़ा। पीछे सिर्फ जलती हुई आग और पैट्रिक के बलिदान की निशानी रह गई थी। ट्रक अब स्प्रिंग फॉल्स के अनजान और खतरनाक 50 मील लंबे रास्ते पर दौड़ रहा था। लेकिन क्या यह रास्ता सच में सुरक्षित था या रास्ते में इन विकसित हो चुके अंधे दरिंदों का कोई और बड़ा झुंड उनका इंतजार कर रहा था?